बड़ी सिस्टर का अपने छोटी सिस्टर के फियांसे के साथ अफेयर हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लग गए थे और एक दूसरे को छोड़ने के लिए रेडी नहीं थे। अगर इन्होंने अपने अफेयर को कंटिन्यू किया तो बहुत लोगों को हर्ट करेंगे। अब आगे क्या होगा ये एन अफेयर, ये 1998 की कोरियन मूवी के एक्सप्लेनेशन में हम जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे दो मेन कैरेक्टर को एयरपोर्ट पर देखते हैं। लेडी का नाम था सोह्यून और आदमी का नाम था वू। एक्चुअल में दोनों जीहुन को ही लेने के लिए आए हुए थे, पर एक दूसरे को पहचानते नहीं थे। जीहुन ने सोह्यून की सिस्टर थी और वू की फियांसे। इन्होंने बहुत वेट किया पर जीहुन पहुंची ही नहीं। बाद में सोह्यून को कॉल कर वो सॉरी कहती है। उसने कहा मुझे और कुछ काम आ गया, एक मंथ मुझे और लगेगा। उसके पास आज एक गुड न्यूज थी। उसे कहती है कि मैं एंगेज हो चुकी हूँ। सोह्यून को भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। उसका जो फियांसे है ये सोह्यून जहाँ रहती वही रहता है, मतलब सियोल में। ये न्यूज सोह्यून ने अपने फादर को बताई। फादर जरा वरीड करते हैं कि वो लड़का कैसा होगा, क्या उनकी बेटी का अच्छा से ख्याल रखेगा। वो थोड़े से डर रहे थे। वो भी यही चाहते थे कि जल्द से जल्द उनकी बेटी की शादी हो जाए, तो ये सब बात वो एक्सेप्ट कर देते हैं। जीहुन लौटने के बाद तुरंत शादी करने वाली थी। हम सोह्यून के घर पर देखते हैं उसका एक बेटा और एक हस्बैंड है। रात में सोते वक्त सोह्यून ने अपने हस्बैंड से कहा कि किचन की वायरिंग खराब हो चुकी है, पर हस्बैंड इस बारे में भूल चुका था। ये सीन रिप्रेजेंट करता है कि बहुत दिनों से हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, पर उसके हस्बैंड ने इस बात को नोटिस नहीं किया। अगले दिन सोह्यून का बेटा ट्रिप पर जा रहा था तो उसने उसे छोड़ दिया। आज सोह्यून वू से मिलने वाली थी, जीहुन का फियांसे। ये मिलकर शादी के बारे में डिस्कस करने वाले थे। ये दोनों मिले और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो 14 ईयर से यूएसए में था। अब वो कंस्ट्रक्शन का काम करता है। वैसे फाइनेंशियली तो बहुत ही स्टेबल है। उसने सोह्यून से कहा कि तुम बहुत ही यंग लगती हो, तुम्हें बेटा है, कोई भी बोल नहीं सकता। सोह्यून ने इस पर सिर्फ हंस दिया। सोह्यून वू से कहती है कि शादी के बाद तुम्हें घर की जरूरत पड़ेगी, तो इसी वजह से अलग अलग प्लेसेस पर जाकर एक घर ढूंढने वाले थे। आज रात सोह्यून के हस्बैंड की ऑफिस की पार्टी थी, इसमें वो भी आई, पर यहाँ पर उसका हस्बैंड सिर्फ अपने कलीग से ही बिजनेस की बातें करता है। उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वू के फादर और सोह्यून के फादर ने भी शादी के लिए बात कर ली थी। अगले दिन वू और सोह्यून ने घर ढूंढने के लिए मिले। एक एजेंट ने उन्हें घर दिखाया, पर बहुत ही कंजस्टेड था, इन्हें पसंद नहीं आता। ये अगले दिन घर ढूंढने का फिर से ट्राई करने वाले थे। सोह्यून को लगता है कि सबर्ब में, सिटी के बाहर बहुत अच्छा घर मिल सकता है, तो यही घर ये देखने के लिए आए। घर के सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेक था जो वू इनको बहुत पसंद आता है। इसके बाद ये लेक के पास वॉक कर रहे थे। सोह्यून वू इनसे पूछती है कि एक अलग कंट्री में आना तुम्हें कैसा लगता है। वो कहता है कि मैं स्लोली स्लोली एडजस्ट कर रहा हूँ। उसने सोह्यून से पूछा क्या तुम कभी भी कहीं बाहर नहीं गई। सोह्यून कहती कि मेरा रूटीन बहुत ही फिक्स्ड है, मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा, इनमें मेरा पूरा दिन चला जाता है। वो ने कहा कि लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं, क्या पता 10 साल में तुम एडवेंचरस बन जाओगी, अलग अलग प्लेसेस घूमने लग जाओगी। फिर सोह्यून ने वू को घर पर छोड़ा। वो उससे कहता है क्या तुम अंदर कॉफी टी के लिए आना चाहती हो, पर सोह्यून उसे मना कर चली जाती है। अगले दिन वू के फादर के कहने पर इन्हें और एक घर देखने के लिए जाना था। वू को एक घर पसंद नहीं आता, पर उसके फादर ने ऑलरेडी बाय कर लिया है। वो सोह्यून से कहता है मेरे फादर हमेशा मेरी लाइफ को कंट्रोल करते हैं। मेरा एक ब्रदर भी था, उसकी डेथ के बाद वो मुझ पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और मेरी पूरी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसे उस लास्ट घर का लेक बहुत ज्यादा पसंद आया था, तो सोह्यून कहती है अगर हम लेक के पास नहीं जा सकते तो लेक को तो यहाँ ले आ सकते हैं। वो फिर एक स्टूडियो में गई और एक बड़ा सा लेक का फोटो लेकर उसे गिफ्ट दे देती है। कहती है मेरा तुम्हारे लिए एक वेडिंग प्रेजेंट। इसके बाद ये दोनों लंच के लिए आए। वो अपने बचपन के बारे में बता रहा था जब वो ब्राजील में रहता था। वो कहता है मेरे घर के सामने सी की तरह एक बहुत ही बड़ा सा लेक था। वहाँ के मेरे फ्रेंड्स के साथ हम हमेशा सॉकर खेलते थे। खेलते खेलते लेक के पास में सो जाता था। वहाँ पर रहना एक बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। वहाँ का सनराइज, सनसेट, ये सब चीजें बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल थी। सोह्यून को ये सब सुनना बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो कहती है कभी कभी आपको कोई चीजें बहुत ही फेमिलियर लगती है, शायद वो अनजान हो। नेक्स्ट सीन में सोह्यून अपने हस्बैंड को कपड़े देने के लिए उसके ऑफिस में आई हुई थी। उसका हस्बैंड को एक प्रोजेक्ट पर काम करना है, तो आजकल घर नहीं आ पाता। फिर से हम वो और सोह्यून को घर की शॉपिंग करता देखते हैं। अब इन दोनों में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। शाम में घूमते घूमते ये एक थिएटर के पास आया। वो टिकट लेने के लिए गया, तभी सोह्यून को उसकी सिस्टर का कॉल आता है। बात करने के बाद सोह्यून को गिल्टी लगा कि वो के साथ कर क्या रही है। वो टिकट लेकर वापस आया, पर सोह्यून को यहाँ से जाना था।
आज रात वो सियोन से फिर से चाय के लिए पूछता है तो सियोन उसके साथ अंदर आके, बाहर बारिश आ रही थी और खिड़की से व्यू देख रहे थे जो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो सियोन से पूछता है कि तुम क्या सोच रही हो। सियोन कहती है कि तुमने मुझे ब्राजील के बारे में बताया था, ये व्यू देखकर मुझे ब्राजील की याद आ रही है। अब सियोन जब घर जा रही थी तो वो ने उसे किस कर लिया। अगले दिन से उसे इग्नोर करने लग गई थी तो वो डायरेक्टली सियोन से हस्बैंड से मिलकर आता है। आज रात सब मिलकर डिनर करने वाले थे। डिनर के वक्त वो ने सियोन के हस्बैंड से पूछा तुम दोनों कैसे मिले थे। हस्बैंड कहता है सियोन को देखते ही मुझे प्यार हो गया था, मैं हमेशा उसका पीछा करने लग गया और एक दिन उसने मुझसे बात की और वो बहुत ही अमेजिंग थी। इसके बाद स्लोली उन दोनों में प्यार हो गया था। वो इन हस्बैंड से पूछता है क्या तुम खुश हो। हस्बैंड कहता है कि खुशी क्या होती है। उसने फिश टैंक दिखाया और वो कहता है इस टैंक की फिश को वार्म वाटर मिलता है, खाने के लिए भी सब कुछ मिल जाता है, उन्हें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसे खुशी कहते हैं। इस फिश टैंक के पीछे हम सियोन को भी देख सकते हैं। ये मूवी का कहने का तरीका था कि सियोन का हस्बैंड भी उसे इसी तरीके से देखता है कि वो खुश है क्योंकि उसे सब कुछ मिल रहा है। वू को छोड़ने के लिए लिफ्ट में सियोन उसके साथ आए। वो उसे पकड़ लेता है, कहता है कल रात के लिए मैं सॉरी बोलने के लिए आया हुआ था पर मैं सॉरी नहीं हूँ। सियोन कहती कि हम दोनों ये नहीं कर सकते। वू को छोड़कर वो ऊपर आई पर वो उसे फिर से कॉल करता है, कहता है कि जब तक तुम नीचे नहीं आती तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। सियोन ने वू को इग्नोर करने की कोशिश की। बहुत ज्यादा रात हो गई, उसके लिए वरीड थी तो नीचे जाकर देख आती है तो वो अब भी उसका वेट कर रहा था। सियोन पूछती कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। वू ने कहा तुम्हें उस घर आदमी के साथ देखना ये मुझे बहुत गलत लगा। क्या तुम उसके साथ खुश हो, क्या तुम उससे प्यार करती हो। सियोन कहती कि वो मुझसे प्यार करता है। सियोन ने वू को समझाने की कोशिश की कि हम दोनों में बहुत ज्यादा एज डिफरेंस है। वो कहता है कि तुम भी मुझे लाइक करती हो। ये सब बात करने के बाद वो यहाँ से चला गया। अगले दिन सियोन ने वू के वर्क प्लेस पर कॉल किया पर आज वो बीमार था, इस वजह से उसने छुट्टी ले ली थी। सियोन वरीड होकर फिर उसके घर पर पहुंच जाती है। वो जब अपनी नींद से जागा तो सियोन उसके पास थी। वो उसे किस कर लेता है और इसके बाद दोनों इंटीमेट हो गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सियोन का बेटा उसकी ट्रिप से वापस आ गया था। रात में जब उसका बेटा सो जाता है इसके बाद वो वू के पास आती है। वो पास के गेमिंग कैफे में खेल रहा था। सियोन भी उसके पास आए तो उसे भी गेम्स खेलना सिखाता है। यहाँ पर कोई भी नहीं था तो दोनों यहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। अब एक दूसरे से हमेशा मिलने लग गए थे, एक दूसरे की कंपनी बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। एक दिन जब एक साथ थे तो सियोन के हस्बैंड की कलीग इन्हें देख लेती है। उसने इन दोनों से बात की और उसे पता चल गया था इन दोनों में चल क्या रहा है। वू को आजकल लगने लग गया था कि सियोन फिर से घर वापस जाए ही ना, उसी के साथ हमेशा रहे। आजकल सियोन जिस तरीके से बिहेव कर रही थी ये सब देखकर उसके हस्बैंड को उस पर शक आ जाता है। उसने उसका मोबाइल चेक किया तो वू का नंबर डायल किया हुआ था। वो इस सब बात से बहुत परेशान हो गया था। ऑफिस में काम करते वक्त उसकी कलीग ने उसे लंच के लिए पूछा। इनके पास ब्रेक था, ये जा सकते थे पर हस्बैंड उसे मना कर देता है। वो अपने फ्रेंड के साथ कोई भी तरीके की अलग रिलेशनशिप क्रिएट करने के लिए रेडी नहीं था। उसके 1-2 दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस थी तो सियोन को टाइम मिला तो वो के साथ एक अलग प्लेस पर घूमने के लिए जाते हैं। घूमते घूमते सियोन को जरा फीवर आ गया था तो वो उसका ख्याल रखता है। सियोन जो भी करती है इस वजह से उसे बहुत गिल्टी लगता है। वो हमेशा इसके बारे में सोचती रहती है पर वो ने कहा कि सिर्फ रिलैक्स करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में सियोन ने वो की नोटबुक नोटिस की जहां पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई थी। सियोन से पूछती है कि ये सब क्या है, क्या कोई एयरपोर्ट से आने वाला है, क्या ये मेरी सिस्टर है। वो कहता है कि हाँ। यहाँ पर एक डूडल भी बना हुआ था तो सियोन कहती है तुम मेरी सिस्टर के साथ बहुत टाइम तक फोन पर थे। सियोन को बहुत बुरा लगता है और वहां से चली जाती है। आज रात सियोन का हस्बैंड अपनी फ्रेंड के साथ था। उसे कहता है कि आज रात में तुम्हारे घर पर रुक सकता हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है कि हमारी 20 साल की रिलेशनशिप है, आज तुम्हें लोनली लग रहा है इस वजह से हम इसे तोड़ नहीं सकते। फ्रेंड ने उसे पूछा कि तुम्हारी वाइफ कैसी है। हस्बैंड को लगता है कि उसकी फ्रेंड को उसकी वाइफ के बारे में सब कुछ पता है जो एक्चुअल में उसे पता था। अब 1-2 दिनों में सियोन की सिस्टर जीहुन यहाँ पर पहुंच चुकी थी। ये सब जाकर उनके फादर से मिलकर आते हैं। फादर ने वू और जीहुन का हाथ एक दूसरे के हाथों में दिया, कहा कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। रात में फिर सेलिब्रेट करने के लिए सियोन और उसका हस्बैंड वू और जीहुन ये सब रेस्टोरेंट में डिनर के लिए आए। सियोन का हस्बैंड जीहुन से कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि शादी के बाद भी रोमांस कंटिन्यू रहेगा पर स्लोली ये फेड होता जाता है। जीहुन कहती है कि मुझे इस तरीके से सोचना अच्छा नहीं लगता, हमेशा लाइफ में रोमांस तो होना ही चाहिए।
टेबल पर ही वो स्मोकिंग करने लग गया, जो जिहुन को अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसने बहुत पहले ही आदत छोड़ दी थी। सियुन के हस्बैंड को जरा काम था तो जल्दी से चला जाता है। जिहुन सियुन से कहती है कि इसके बाद हम तीनों मिलकर कुछ एंजॉय कर सकते हैं, पर सियुन ने कहा कि घर पर मेरा बेटा अकेला है। वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है, कहता है क्या अब तुम्हें अपने बेटे का ख्याल आ रहा है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये था कि अफेयर करने से पहले उसने उसके बारे में क्यों नहीं सोचा। ये बहुत ही डिसरिस्पेक्टफुल हो गया, तो जिहुन वू पर बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाती है। घर आते हुए वू ने जिहुन से कहा कि अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। जिहुन इस बात को ज्यादा सीरियसली लेती नहीं। अगली दिन जब वो सियुन से मिली तो उसे ये बात बता देती है, कहती है शायद वो जरा डर रहा होगा, ये एक्चुअली नॉर्मल होता है। इसके बाद ये वेडिंग ड्रेस लेने के लिए गए हुए थे। इन्हें कॉल आता है उनके फादर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। सारे लोग फादर से मिल लेते हैं। बहुत रात हो गई थी, पर फिर भी सियुन फादर के पास ही रुकी। वो उनसे कहती है कि आपने मुझे एक बार कहा था कि आप जिससे प्यार करते हो उसे कभी भी जाने मत देना। शायद आपकी लाइफ में भी कोई था जिसे आपने जाने दिया और आप आज भी पछतावा करते हो। आपके इस फाइनल मोमेंट में आपसे प्यार करने वाला कोई भी नहीं है। मुझे लाइफ में लगा था कि मुझे कभी भी प्यार ही नहीं होगा, पर आज जाकर मुझे ये हुआ। पर यह बहुत ही लेट हो चुका है। अगर मैंने मेरे प्यार को पाने की कोशिश की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो रोने लगी, कहती है जिस प्यार को आप पा ना सको ये बहुत ज्यादा हर्टफुल होता है। हॉस्पिटल में वो सियुन से मिलने के लिए आया। उसे कहता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। सियुन कहती कि हमें ये सब बंद कर देना चाहिए, पर वो मानने के लिए रेडी नहीं था। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास रहने के लिए मुझे जियुन से शादी भी करनी पड़ी तो ये भी करने के लिए मैं रेडी हूँ। सियुन कहती कि ये सब बहुत गलत है, हमने उसे ऑलरेडी हर्ट किया है, हम और उसे हर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिहुन और सियुन ने दोनों घर की पैकिंग कर रहे थे। तभी जिहुन ने सियुन से कहा कि अब हम दोनों शादी नहीं करने वाले, हम दोनों अमेरिका जाएंगे और फिर आगे क्या करना है फिगर आउट करेंगे। एक दिन सियुन के बेटे की स्कूल में मैच थी। उसे वहां पर भी वो ने कॉल किया, कहता है कि हम दोनों को मिलना चाहिए। फिर वो डायरेक्टली स्कूल में ही आ जाता है। वही बार उसके साथ वो इंटीमेट हो गया। वो उसे कहता है कि हम दोनों के यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। मुझे पता है कि तुम मना करोगी, तुम्हारी सिस्टर, तुम्हारे हस्बैंड, तुम्हारे बेटे को तुम नहीं छोड़ सकती। सियुन इस पर हाँ कहती है। सियुन कहती कि नहीं छोड़ सकती है। वो ने कहा क्या तुम सचमुच में मुझे फिर से मिले बिना ये पूरी लाइफ जी सकती हो? तुम बिना प्यार की बूढ़ी हो जाओगी। जब तुम आखिरी सांस लोगी तो मेरे जैसे प्यार करने वाला तुम्हारे पास कोई भी नहीं होगा। आज तक सियुन ने मुझसे आई लव यू नहीं कहा था। वो कहता है कि प्लीज मुझसे आई लव यू कहो। सियुन उसे कुछ भी नहीं बोलती। नेक्स्ट सीन में वो जिहुन से मिलकर उसे प्रॉपरली ब्रेकअप कर लेता है। अब वो अकेला यूएसए जाने वाला था। घर पर सियुन ने भी अपने हस्बैंड से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। हस्बैंड बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, कहता है तुम्हें अपने सिस्टर के बारे में एक बार सोचना चाहिए था। सिस्टर भी घर पर पहुंच गई थी और ये सब बातें सुन लेती है। वो सियुन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई, कहती है आज से तुम्हें और मुझ में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद हम सियुन को एयरपोर्ट पर देखते हैं। उसने वुइन को भी आई लव यू नहीं कहा था, तो इन दोनों की फिर से बात नहीं हुई थी। वुइन को जो प्लेस अच्छा लगता है यानी कि ब्राजील, वही जाकर वो रहना चाहती थी। इसका टिकट उसने बाय कर लिया। वो भी इसी एयरपोर्ट पर था। वो अमेरिका जाने वाला था, पर लास्ट मोमेंट पर अपना माइंड वो चेंज कर लेता है। उसने भी ब्राजील की फाइट ले ली। मूवी के लास्ट सीन में ये दोनों प्लेन में मिल जाते हैं और इसी तरीके से इस मूवी का एंड हो जाता है। हमारे दोनों कैरेक्टर रिलेशनशिप में थे, पर कभी भी उन्होंने प्यार को महसूस नहीं किया था। एक दूसरे से मिलने के बाद ये चीज उन्होंने रियलाइज की। जो भी उन्होंने किया ये सब अपने सेल्फिश लव के लिए। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहता हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।